नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है मतलबी औलाद और लाचार माँ, जिसने लिया एक अनोखा फैसला। पवन आज अपनी माँ को लेने गांव में आया हुआ था। जैसे तैसे वह अपने गांव में पहुंच चुका था। अब गांव में पहुंचने के बाद अपना घर ढूंढना भी जैसे मानो उसके लिए एक टेढ़ी खीर हो चुकी थी, क्योंकि पवन बहुत समय पहले जब से शहर गया तब से उसने वापस आकर अपने घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। अब धीरे धीरे पूछते हुए वह जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। जब उसने घर जाकर देखा तो घर के दरवाजे को देखकर वह चौंक गया, क्योंकि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि घर के दरवाजे पर आखिर ताला लगा कैसे हुआ है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से घर का दरवाजा एकदम से बंद है। आखिर माँ कहाँ चली गईं? उन्होंने खबर भी नहीं की है। फिर पवन ने मन ही मन सोचा कि माँ मुझे बताती भी कैसे। न जाने कितने समय से तो मैंने उनसे बात ही नहीं की। मैं भी अपनी व्यस्तता के चलते माँ को फोन भी न कर सका। अब मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूं? यह सोचते हुए वह धीरे से पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ा और उसने पड़ोसी के घर पर दस्तक दी। दस्तक देकर उसने पूछा कि माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, पवन, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारी माँ रुक्मणी जी को यहाँ से गए हुए 2 महीने हो गए हैं। पवन को अब लगा कि मुझे माँ से बात किए हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। पड़ोसी से ही पता लेकर माँ से मिलने के लिए पहुंचा। वह सोच रहा था कि मैं भी कितना स्वार्थी हो गया हूँ कि आज तक मैंने अपनी माँ की कोई खोज खबर नहीं ली थी, और आज भी क्यों? ज़रूरत है इसलिए आया हूँ, वरना कहाँ आ पाता था। सोचते हुए पवन अपनी पुरानी यादों में चला गया। पिताजी की अचानक एक्सीडेंट के मौत के बाद माँ पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर 12वीं तक की पढ़ाई की थी, जो आज उनके काम आ गई। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन को बटाई पर दे दिया और खुद वहीं के एक स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। पिताजी के जाने के बाद हालांकि गांव वालों ने, या यूं कहो कि परिवार वालों ने भी माँ के ऊपर कितना जोर बनाया था कि माँ की दूसरी शादी करवा लेनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने हम दोनों भाई बहन का जीवन बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। बेचारी ने कितने दुख सहे, क्या क्या नहीं किया हम दोनों के लिए, पर फिर भी मुझे और मेरी बहन को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। जब हम दोनों भाई बहन गांव की ही पढ़ाई खत्म हो गई, तब गांव की पढ़ाई खत्म होते ही शहर में हॉस्टल में रख कर पढ़ाया। बड़ी बहन संयुक्ता ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी और उसके लिए बहुत ही अच्छे परिवार को ढूंढकर धूमधाम से शादी करा दी। उसके बाद माँ के पास इकलौता सहारा मैं ही बचा हुआ था। दीदी की तो शादी हो चुकी थी और वह अपने घर में बहुत खुश भी थी, और जीजा जी की भी अच्छी नौकरी थी। कुछ समय बाद वे विदेश चले गए। दीदी अब नहीं मिल पाती थी। दीदी की शादी के बाद अब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर शहर में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। कंपनी में काम करते करते मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसका नाम सुचिता था। पहले तो मेरी माँ से
उसके बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर फिर उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने की बात कही तो मैंने सुचिता का नाम बताया था कि वह मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा और मेरी खुशी को ध्यान में रखते हुए माँ ने मेरी शादी सुचिता से करवा दी थी। शादी के बाद कुछ समय तक हम लोग गांव में रहे और फिर कुछ ही समय बाद में सुचिता को अपने साथ शहर ले गया मैं। जब हम गांव से शहर जाने लगे तो माँ कुछ कहें इसके पहले ही मैंने कह दिया था कि माँ, थोड़े दिन की बात है। दरअसल अभी मैंने छोटा सा घर लिया है। जैसे ही बड़ा घर लूंगा आपको अपने साथ शहर ही ले जाऊंगा। माँ ने हंसते हुए सर हिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना सिर हिलाया था उससे लग रहा था कि जैसे उन्हें पहले से ही यह आभास हो गया था कि मैं शायद कभी भी उन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ही हमारा इकलौता सहारा थी और माँ ने भी उस जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ ने मेरी बड़ी बहन संयुक्ता की शादी और मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी और मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा था कि माँ, तुमने हम दोनों की शादी में इतना पैसा लगाया है, आखिर इतना पैसा कहाँ से आया है? आपने किसी से उधार तो नहीं लिया है? क्या मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? मैंने भी बस चुप्पी ही साध ली थी। पवन मन ही मन सोचे जा रहा था, लेकिन माँ ने भी कभी कुछ मुझे बताया नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैं भी सुचिता को साथ लेकर शहर चला गया और फिर अपने ऑफिस और घर में व्यस्त होकर ही रह गया। माँ के बारे में तो कभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं, जबकि मैं माँ से कहकर गया था कि जब बड़ा घर ले लूँगा तो उसे ज़रूर लेकर जाऊँगा। यही सब उथल पुथल आज पवन के दिमाग में चल रही थी और यह सब सोच ही रहा था कि अपने पड़ोसी काका की अचानक आई आवाज़ से उसकी सोच भंग हुई और वह अपनी पुरानी बातों से बाहर निकला। काका ने उससे कहा कि पवन बेटा, आखिर किस सोच में डूबे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? तो पवन ने कहा, काका, माँ ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, फिर आप ही बता दीजिए। तब काका ने बताया कि बेटा, दरअसल तुम्हारे जाने के बाद रुक्मणी जी कुछ अस्वस्थ सी रहने लगी थीं और फिर तुम तो जानते ही हो सारे हालात। सब कुछ तुम्हारे सामने ही थे कि कैसे कैसे उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहन संयुक्ता को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और खुद कितने कष्ट झेले। तुम्हारी शादी में भी कुछ कर्ज हो गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशानी होगी, तुम चिंता करोगे या सोच विचार करोगे। और तुम बेटा, तुम भी तो कह कर गए थे ना कि जब तुम शहर में अच्छा घर ले लोगे तब अपनी माँ को ले जाओगे। पर तुम तो शहर जाकर जैसे अपनी माँ को भूल ही गए। खैर, किस्मत का खेल है बेटा, औलाद कब किसकी भली हुई है। काका ने मेरे मुंह पर ही ना कहते हुए भी मुझे बहुत कुछ सुना दिया था। काका के द्वारा ही मुझे पता चला कि माँ को जब अपने ऊपर ज़्यादा कर्ज दिखाई देने लगा तो उन्होंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और माँ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जो भी पैसा आया था उससे अपना सारा उधार चुकता कर लिया था और बचे हुए पैसे बैंक में रख लिए थे। बचे हुए पैसों से घर का खर्च कब तक चलाती, तो उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इसीलिए अपने घर के आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए अपनी जीविका चला रही थी। तुम तो एक बेटे का फर्ज निभा ही नहीं पाए, काका ने मुझसे कहा। सही ही कह रहे थे काका।
वास्तव में मैं बेटा होने का फर्ज तो कभी निभाया ही नहीं था। उनसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसे चाहिए या आपकी ज़रूरतों के लिए आप क्या कर रही हैं। मैं माँ से क्या कहकर गया था और हमारी शादी हो जाने के बाद फिर मैंने गांव में कभी पलटकर देखा भी नहीं, जबकि माँ ने मेरी शादी सुचिता से सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही करवाई थी। खैर, समय बीत रहा था और इस बीच हमारे 2 बच्चे हो गए। फिर भी हमने माँ को नहीं बुलाया था और ना ही बच्चों को लेकर कभी भी गांव में माँ के पास आई। ना तो मेरी माँ ने ही मेरे बच्चों को देखा था और ना ही मेरे बच्चे जानते थे कि उनकी दादी भी है जो गांव में है। सभी लोग सोचने लगे कि जिस बेटे को अपनी माँ की आज तक याद नहीं आई, फिर आज उसको अपनी माँ की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि आज माँ की याद कैसे आ गई, जो उन्हें ढूंढते हुए यह निकल गया। आज माँ को ढूंढते हुए जाने के लिए भी हमारा स्वार्थ ही है। दरअसल मैं और सुचिता दोनों ही नौकरी करते हैं। जब तक हम दोनों अकेले थे तब तक तो ठीक था, कोई भी समस्या नहीं आई। पर जैसे जैसे समय बीता और हमारे बच्चे हुए, अब हम बच्चों को किसके पास छोड़ें और कैसे रखें, यह तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करने वाले थे। फिर बहुत सोचने समझने के बाद यह तय किया गया कि हम अपने बच्चों को बेबी केयर सेंटर में छोड़ दिया करेंगे। और फिर हमने ऐसा किया भी। हम हमारे बच्चों को बेबी केयर सेंटर में रखते थे। कुछ ही समय बीता कि हमारे बच्चे अक्सर बीमार रहने लगे। डॉक्टर को दिखाने पर कोई बीमारी समझ ही नहीं आई। पर जब डॉक्टर को हमने बताया कि हमारे बच्चे बेबी केयर सेंटर में रहते हैं, तो डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि हम उन्हें वहाँ पर न रखें। वैसे हमारे बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं थी, पर डॉक्टर के अनुमान के अनुसार शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ का वातावरण हमारे बच्चों को सूट नहीं हुआ था, इसीलिए वे बीमार रहने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों में से किसी एक को हमेशा ऑफिस से छुट्टी लेकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। रोज रोज छुट्टी लेने के कारण ऑफिस में हमारी इमेज भी खराब हो रही थी और बॉस भी ड्रामा करने लगा था। अब तो हम दोनों ही दिन पर दिन परेशान रहने लगे थे। बहुत सोच विचार करने के बाद दोनों ने बच्चों के लिए एक फुल टाइम आया को रखने की सोची और ऐसा किया भी। पर बच्चे फिर भी ठीक ना हुए और दिन पर दिन कमज़ोर होते ही जा रहे थे। अब मैं और सुचिता दोनों ही इस बात को लेकर सोचकर परेशान रहने लगे थे कि क्या किया जाए। अब तो आया का भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। दिन पर दिन हम परेशान हो गए थे, हम तंग हो गए थे। सुचिता की नौकरी को ध्यान में रखते हुए ही हमने लोन लेकर घर खरीदा था, तो सुचिता नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए इस सब के बाद एक और नई औरत को घर पर ही हेल्प के लिए बुला लिया। वह आए दिन छुट्टी पर चली जाती थी। एक दिन बैठे बैठे सुचिता के दिमाग में बात आई। वह बोली कि क्यों ना आप अपनी माँ को यहाँ ले आइए, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अपने पोते और पोती के साथ रहने की, और हमारा काम भी हो जाएगा, बच्चों की और घर की चिंता भी नहीं रहेगी। मुझे उसकी बातें अच्छी लगीं और मैं माँ को लाने के लिए निकल गया। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अभी उसका मन विचारों के सागर में गोते लगा रहा था कि ड्राइवर ने कहा कि सर, आपके बताए हुए पते पर हम पहुंच गए हैं। हालांकि मुझे गांव से गए बहुत समय हो चुका था और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ कहाँ गई हैं, क्योंकि गांव वाले घर पर तो ताला लगा हुआ था।
पर फिर पता चला कि जो पड़ोस वाले काका ने पता दिया था, मैं सोचते सोचते वहीं पहुंचा और वहां जाकर देखा। मुझे लगा था कि शायद माँ किसी वृद्धाश्रम में होंगी, क्योंकि मैं ही उनका इकलौता सहारा था और फिर कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा हुआ था। तो सोचा था कि माँ वृद्धाश्रम में भर्ती हो गई होंगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, तो मैं नीचे उतरकर हैरान था कि यह वृद्धाश्रम नहीं है, बल्कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। पवन आगे बढ़ा तो वहां पर एक छोटा सा अनाथालय का बोर्ड लगा हुआ था। पहले इतने सारे बच्चों को देखकर पवन को लगा ही था कि ये कोई अनाथाश्रम होगा, लेकिन अब धीरे धीरे चलते हुए बोर्ड को देखकर उसे यकीन हो गया था और अब वह धीरे धीरे चलते हुए ऑफिस में पहुंचा और ऑफिस में जाकर एक कर्मचारी से कहा कि यहाँ रुक्मणी जी रहती हैं। वह मैनेजर जो एक दिन पहले ही आया था, उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जब पवन ने रुक्मणी जी का नाम लिया तो पवन की ओर रुक्मणी जी कहते हुए वह देख रहा था। वह मैनेजर पवन से कुछ कहता, उससे पहले ही पीछे से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस मैनेजर से बोला, अंकल अंकल, यह जो अंकल आए हैं, यह टीचर के बारे में पूछ रहे हैं। आइए अंकल, टीचर के पास आपको मैं ले चलता हूँ। पवन की ओर मुड़कर उस बच्चे ने पवन से कहा कि अंकल चलो, रुक्मणी टीचर अपने कमरे में होंगी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको रुक्मणी टीचर के कमरे तक छोड़ दूंगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनका कमरा अच्छे से जानता हूँ। मैनेजर अंकल कल ही आए हैं, इनको टीचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह बच्चा आगे आगे चल दिया और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां जाकर उस बच्चे ने बाहर से ही इशारा करते हुए कहा, अंकल, वह है रुक्मणी टीचर का कमरा। अब मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आप टीचर से मिल लीजिए। मैं दरवाजे को हल्का सा खोलकर बिना आवाज किए वहां पहुंचा। जब मैंने वहां जाकर देखा तो माँ कमरे में पूजा कर रही थी, जैसे कि उनकी पहले से ही आदत थी कि वह हमेशा ही सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती थी और रामायण का भी पाठ किया करती थी। उसी तरह आज भी माँ पूजा कर रही थी। जब मैं कमरे में पहुंचा, माँ अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही थी। वह बच्चा, टीचर आपके लिए कोई अंकल आए हैं, इतना कहकर वहां से चला गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज सुनी तो रुक्मणी जी ने सर उठाकर देखा तो पवन था। अरे पवन, बेटा तुम कब आए? घर में सब ठीक है ना? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं माँ, आप कैसी हैं? यहाँ कब आईं? हमें बताया भी नहीं। अपने बेटे से खफा है ना? मैंने आपकी खोज खबर नहीं ली है इसलिए। रुक्मणी जी ने कहा, बेटा अपनों से क्या खफा, मैं तो अपने पति की जिम्मेदारी थी, तुम्हारे ऊपर मेरा क्या हक है? हक होता तो तुम्हें दिखाई देता कि मेरी माँ भी है कोई, कहाँ है कहाँ नहीं। कभी कभार तो तुम्हें मेरी याद आती ही, लेकिन तुम तो अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि कोई कहना ही नहीं। और फिर जिसको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर क्या फायदा कि मैं तुमसे खफा हूं। जिसकी जिम्मेदारी थी, जब वहीं अधूरा छोड़कर चले गए, तो तुमसे तो उम्मीद ही क्या रखनी है मुझे। खैर छोड़ो सारी बातें, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? रुक्मणी जी अपने बेटे पवन से पूछा, अचानक से तुम्हें माँ की याद कैसे आ गई? अब तक तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था अपनी गृहस्थी और काम से कि तुम यह भी पूछ सको कि माँ मर गई या जिंदा है। फिर आज अचानक मुझे खोजते हुए इतनी दूर तक कैसे आ गए?
जबकि तुम्हारे पास तो गांव तक आने का भी वक्त नहीं था। अब क्या काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ था वह मैंने बचपन से लेकर तुम्हें बड़ा करने, पढ़ाने लिखाने और फिर तुम्हारी शादी करने में गवा दिया। तो अगर तुम इस उम्मीद में आए हो कि मुझसे तुम्हें कुछ मिलेगा, तो बेटा जी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। थोड़ा गुस्से में रुक्मणी जी अपने बेटे से बोली, माँ, ऐसे गुस्सा मत किया करो। तब रुक्मणी जी बोली, हाँ, खैर चाहे लायक हो या नालायक और कोई कुछ भी कह ले, पर इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हो तो तुम मेरे ही बेटे। कोई कितना भी कह ले या तू कुछ भी कर ले, रहेगा तो तू मेरा बेटा ही। पर क्या ही फायदा ऐसे बेटे का? पवन ने थोड़ी धीमी आवाज में पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंची माँ? तब रुक्मणी जी ने कहा कि मैं एक दिन पेपर पढ़ रही थी तो एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। मैं जब वहां पहुंची और बच्चों को देखा तो उन्हें पढ़ाने के लिए हाँ कह दिया। तब उन्होंने बताया कि वे ज़्यादा वेतन नहीं दे सकते और मेरा है भी कौन जिसके लिए मुझे और वेतन चाहिए होता। इसीलिए मैंने भी हामी भर दी और कहा कि मैं अभी उम्र में बड़ी हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? जब मेरे अपने खुद के बेटे इनके पास मुझे देखने का समय नहीं है, तो आप लोग कैसे मुझ बूढ़ी का बोझ उठाएंगे? तब उन्होंने मुझसे कहा था कि माताजी, हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको रहने के लिए घर देंगे। आज से आपकी हमारी जिम्मेदारी है। जब तक आपसे होगा आप कीजिए, फिर हम आपको देखेंगे। इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? इसीलिए मैं यहाँ रहने आ गई। पवन ने कहा, यह सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ रहने के लिए चलेंगी? मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं। जाने अनजाने में मैंने आपको कई घाव दिए हैं। मैं यह भी अच्छे से जानता हूँ कि मेरे लिए आप क्या महसूस कर रही हैं। आपको मेरा इस तरह से यहाँ अचानक आना और मेरे साथ चलने के लिए कहना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना माँ? रुक्मणी जी ने कहा, पवन, बेटा घावों का क्या है, समय हर घाव को भर देता है। मेरे दिल में कोई बैर नहीं है। आप लोग मेरे बच्चे हो, मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आखिर वे हमारे वारिस हैं, इसी बहाने मैं उनके साथ समय बिता सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तुम्हारे साथ जाने को क्यों मना करने लगी बेटा? लेकिन बस एक बात जानने की जिज्ञासा सी हो रही है। तब पवन बोला, हाँ माँ, पूछो ना, क्या जिज्ञासा है? मैं आपकी उस जिज्ञासा को भी दूर करूँगा। तब रुक्मणी जी बोली कि ये अच्छी बात है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आई और मुझे ले जाने के बारे में सोचा। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी, तब क्या होगा? सोचा तुम लोगों ने? अब पवन अपनी माँ के सवाल का जवाब दे ही नहीं पाया। वह अपनी पत्नी के मुंह की ओर देखने लगा। इसका उत्तर पवन बिना सुचिता को बताए नहीं दे सकता था। इसीलिए आंखों में आंसू भरकर माँ को देखता रहा। रुक्मिणी उसकी परेशानी को समझ गईं। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं है बेटा पवन, मैं यहाँ खुश हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी शांति से बिताओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। अभी मेरी क्लास है बेटा, मैं चलूं? कहते हुए वे चली गईं और पवन उन्हें जाते हुए देखता रहा।
आजकल के ज़माने में सच में बच्चे कितने स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार की कहानी है, जहां बुढ़ापे में बुजुर्गों को कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। जिनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए कोई ठोस कदम उठा पाते हैं, वरना आधे से ज़्यादा माँ-बाप तो यही सोचकर चुपचाप बैठे रहते हैं कि अब हमारे जीवन का क्या पता, आज हैं, कल नहीं। बच्चे जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सब ठीक ही है। लेकिन कई बार बच्चे इस बात का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। पवन बड़ा होकर अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे इतना ही होश न रहा कि गांव में उसकी एक माँ भी है, जिसे उसके अलावा जिसका कोई नहीं है, जिसका वह इकलौता और आखिरी सहारा है। पवन शहर में जाकर शहर की जिंदगी और अपनी पत्नी और बच्चे के बीच रहकर अपनी माँ के त्याग को पूरी तरह भूल गया कि एक बूढ़ी औरत दिन रात उसकी राह निहार रही है कि कब उसका बेटा उसे लेने के लिए आएगा। पर थक कर जब वह औरत उम्मीद खो देती है कि अब मेरा बेटा वापस आएगा, तो आखिरकार वह अपने लिए एक सहारा देख लेती है, जो कम से कम जीवन के अंतिम दिनों में उसका साथ दे और उन अनाथ बच्चों के साथ उनका मन भी बटा रहे। बेटे के इतने बड़े धोखे के बाद भी वह माँ उसकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब भी उसका बेटा यह निश्चित नहीं कर सकता था कि वह अपनी माँ को बुढ़ापे तक अपने साथ रखेगा या केवल तब तक ही रखेगा जब तक उन्हें अपने बेटे के लिए एक आया की ज़रूरत है। आज भी पवन इतने वर्षों बाद गांव में अपनी माँ को ढूंढने नहीं आया था, बल्कि एक बिन पैसे की मुफ्त की आया को ढूंढने के लिए आया था, जो बिना किसी तनख्वाह के उनके सारे काम कर सके, जिस पर निश्चिंत होकर वह अपने बेटे की जिम्मेदारी छोड़ सकें। और यह बात उसकी माँ को भी अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। आपको क्या लगता है, पवन की माँ ने जो फैसला लिया वह सही था या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।